स्टूडेंट क्लास 8 एसएसटी सब्जेक्ट में हम अपनी आज तीसरी पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की इस तीसरी पुस्तक जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास के लिए है, जिसका नाम है हमारे अतीत और थर्ड लगा हुआ है यहाँ, यानी 6 में हम हमारे अतीत का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और हमारे अतीत का ही सेकंड पार्ट हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम 8th क्लास में इतिहास की इस पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे अतीत पार्ट थर्ड। हमारे अतीत पार्ट थर्ड का आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कब, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, जब आपके लिए दिनांकों, तारीखों के बारे में जानकारियाँ दी गई थी कि तारीखें क्या थी, उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और उसके जन्म मृत्यु के बाद, यानी ईसा पूर्व और ईसा बाद क्या है, वो अपने आप को वहाँ पर समझाया और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आया। आज हम जो अपने इस लेसन के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, उसमें है कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं तारीखें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमारे इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। ये जानने का प्रयास करते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, और इन्हीं तारीखों पर क्या होती थी, बहसें बराबर चलती रहती थी आपस में। और आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का क्या माना जाता था, परिवार, यानी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो हमारे पुराना बीत चुका है, उसकी तारीखों के अंदर कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, यही सब बातें चलती रहती है। हमेशा लोगों को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि हिस्ट्री तो बहुत उबाऊ है, यानी इतिहास तो बहुत बोरिंग होता है, बस तारीखें रटते जाओ कि इतिहास के बारे में। यही धारणा ज़्यादातर लोगों की रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पे आने वाले बदलावों की हमें क्या देता है, जानकारी देता है। इस संबंध में इस बात से कि हमारे अतीत में चीज़ें कैसी थी और आज चीज़ें कैसी है, इनमें कैसे बदलाव आया, तो हम इन बदलाव को आज के और पुराने उनमें तुलना करके हम देख सकते हैं। हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बातें करने लग जाते हैं। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, उन पर ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हमें ये चीज़ें स्वाभाविक मानकर चलने की आदत होती है, मानो हम जो देख रहे हैं हमेशा से ऐसा है। लेकिन हम सबके सामने कुछ अचानक ऐसे अचंभे के क्षण आते हैं, उससे हम क्या होते हैं, एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। हम पूछते हैं कि सवाल करने लग जाते हैं, और वाकई ये जो ऐतिहासिक होते हैं, कभी कभी हमें लगता है, जैसे हम यहाँ पे पुस्तक में भी लिखा है कि सड़क के किनारे चाय की घूंट पीते हुए देखकर मन में हैरान होता है, चाय कॉफ़ी कब चली, किसने बनाई, किसने पीना शुरू किया। रेलगाड़ी में से जब हम बाहर झांकते हैं तो हमारे मन में, ये दिमाग में सवाल आता है कि रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया, इसका निर्माण कब हुआ। लोग दूर दूर की यात्राएं, अगर ट्रेन नहीं थी तो लोग पहले यात्राएं कैसे करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने की इच्छुक हो जाते थे कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे तो लोगों को जानकारियाँ कैसे मिलती थी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक दृश्य में ये दिखाया गया है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ठीक है, जेम्स रेनेल द्वारा सबसे पहले भारत का नक्शा बनाने का कार्य 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए कहा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस चित्र में दिखाया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का वह क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। ये उपनिवेशवाद का बोध कराता है ये चित्र। चलिए हम अपना नेक्स्ट पेज पलटते हैं, जिस पर हमारा लिखा हुआ है कि सारे राजनीतिक ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। समय हमेशा साल महीनों के पैमाने में नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए जो तारीख कई बार वाकई गलत है, एक लंबे समय तक चली आ रही है,
भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह उठकर चाय पीना शुरू नहीं किया। उनकी जुबान पर चाय का स्वाद धीरे धीरे चढ़ा और कई प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तारीख भी नहीं होती है। जैसे ब्रिटेन सरकार जो है, जिसने भारत पर कितने सालों तक शासन किया, तो हम ये नहीं बता सकते कि अंग्रेज़ों ने किस दिन आकर भारत पर शासन शुरू करने लगा, क्योंकि इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आया, ये बताना हमारे लिए असंभव होता है। ये सारी चीज़ें एक लंबी अवधि यानी लॉन्ग पीरियड में घटित होती है और हम सिर्फ अवधि की बात इसके बारे में कर सकते हैं कि इस अवधि में, इस शासनकाल में ये हुआ, इतनी अवधि में ये सब बातें घटित हुई। लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने हमें शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से क्यों देखते हैं, जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। इस इतिहास में राजा महत्वपूर्ण अब आ रहा है कि इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। कैसे बना रहता है कि जब इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया, उसका विवाह कब हुआ, बच्चा कब हुआ, कौन से साल में लड़ाई लड़ी गई, कब मारा गया, उसके बाद कौन गद्दी पे बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व क्या होता है, बना भी रहता है। 2 साल के इतिहास की किताब में आपने जो पिछले 6 और 7 में पढ़ के आए हैं, तो आपने देखा होगा कि इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सवालों के बारे में भी लिखने लगे थे। इस बात पर ध्यान देते थे कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, कैसे नीचे नए विचार पनपे और संस्कृति समाज किस प्रकार से बदले। ये था हमारे इतिहास के बारे में कि तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, कौन सी तारीखें, कौन तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का, कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारे अतीत की कहानियाँ बुनते हैं, आप में महत्वपूर्ण, वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वह इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं हम। अध्ययन का विषय बदल जाता है, हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हमारे भारत में जितने भी गवर्नर जनरल भारत पर शासनकाल के अंदर, ब्रिटिश शासनकाल के समय आए, वह शासनकाल में जितने भी गवर्नर जनरल थे महत्वपूर्ण थे। इतिहासकारों ने बताया कि सबसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपना शासन शुरू किया और अंतिम वायसराय जो रहे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपके यहाँ प्रश्न बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लिखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम कौन थे, तो आप लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अलग अलग अध्याय में हमने दूसरे गवर्नर जनरल, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं इतने सारे, जिसमें बैटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपिन, कर्जन, हेडिंग, इवरिन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इस इतिहास का में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला छाया रहा। मतलब एक आता रहा, दूसरा आता रहा, उसके बाद तीसरा। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, कार्य करने का तरीका, इन्होंने क्या उपलब्धि, एक आधार पर ही तय होता था। ऐसे में यह ऐसे था मानो इन लोगों का जीवन के बाहर से कोई चीज़ नहीं थी, इनका जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, आप रीडिंग लगाकर काम चला सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताएंगे 1773 में वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी तरह दूसरा प्रश्न जो बनता है वो है कि अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर।